नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है दूर के ढोल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों के साथ। साथ ही कहानी के बारे में आपकी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे अनीता बहू, कितना सोचती हो हम सबके लिए। जरा देखो तो जरा, कितने सारे उपहार लेकर आई हो। अरे वाह, अपनी जेठानी और उसके बच्चों के लिए भी लाई हो। और एक वो है जो बस एक साड़ी और एक कपड़े में तुम्हें विदा कर देती है। खैर छोड़ो, वैसे भी तुम कुछ दिनों के लिए ही तो यहाँ आती हो, फिर घर के काम मत किया करो। मेरा छोटा बेटा सुजीत इतना तो कमाता है ही कि तुम्हें ठाट से रखता होगा। इतना तो मुझे यकीन है। पर मेरी किस्मत देखो, तुम्हारे ससुर जी की यादें इस घर में है, इसीलिए तो यहाँ से कहीं और जा भी नहीं पाती हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। कामिनी जी अपनी छोटी बहू अनीता से बोली। अनीता भी खुद पर गर्व महसूस करते हुए बोली, मम्मी जी, हमने तो कितनी बार आपसे कहा कि आप हमारे साथ चलकर रहिए ना। अरे हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर आप है कि मानते ही नहीं। कामिनी जी की बेटी बबीता, जो अपने छोटे भाई भाभी से मिलने के लिए आई हुई थी, वो भी झट से बोली, हाँ माँ, तुम सुजीत के साथ क्यों नहीं चले जाती हो कुछ समय के लिए। इसी बहाने मुझे भी दूसरा शहर देखने घूमने का मौका मिलेगा। हर बार घूम फिर कर मैं यहीं चली आती हूँ और यहाँ मुझे मिलता ही क्या है। चलो आप दोनों बातें करो, मैं नेहा भाभी की मदद कर देती हूँ, वरना वो सोचेंगी कि सब यहाँ आकर जम गए हैं और रसोई में उन्हें अकेले ही काम करना पड़ रहा है। इतना कहकर वो उठकर जैसे ही जाने लगी तो कामिनी जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और बोली, बबीता, तुम तो हमेशा अपने घर में काम करती ही रहती हो, माँ के पास आती हो तो थोड़ा आराम भी कर लिया करो। और किसकी यहाँ इतनी हिम्मत है कि मेरे रहते तुम्हें कुछ कह दे। इस घर में तुम्हें जितना करना था तुम कर चुकी हो। अब तुम्हारी बड़ी भाभी का फर्ज बनता है कि तुम्हें जितना हो सके आराम दे। पर माँ, बबीता कुछ कहने को ही तो कामिनी जी बोली, परवर कुछ नहीं, आराम से बैठो। वैसे भी उसे आदत है घर में काम करते रहने की, और मैं कोई इस घर में मुफ्त का खाना नहीं खाती हूँ। ये बात तुम्हारे भाई भाभी भी जानते हैं। अनिता ने भी झट से कहा, हाँ दीदी, मम्मी जी सही तो कह रही है। मम्मी जी यहाँ किसी पर बोझ थोड़े ना है। वो इतनी पेंशन उठाती है कि आराम से कहीं भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है। अब अगर कोई इनकी इतनी खातिरदारी कर रहा है तो इसके पीछे भी जरूर उसकी कुछ ना कुछ तो नीयत होगी ही ना। क्यों? इतना कहकर वो तीनों ही ठहाका लगाकर हंस पड़ी। तभी कामिनी जी की बड़ी बहू नेहा चाय और पकोड़े लेकर वहां आ गई और बोली, क्या बात है, किस बात पर आप लोग इतना हंस रहे हैं, मुझे भी तो बताइए, थोड़ी अपनी थकान मैं भी दूर कर लूंगी। अरे कुछ नहीं भाभी, बबीता बोली, बस आपकी ही तारीफ कर रहे थे। वैसे भी आज के ज़माने में कौन सी बहू बिना स्वार्थ के अपने ससुराल वालों की सेवा करती है। नेहा कोई बच्ची तो थी नहीं, वह अपने ननद और देवरानी के इशारों को भली भांति समझती थी। वह मुस्कुराकर बोली, एक बात कहूँ दीदी, हर बेटे बहू की नीयत ज़रूरी नहीं कि खराब ही हो। कुछ ऐसे भी होते जो बिना स्वार्थ के भी माँ बाप और अपने रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। बस उन्हें देखने के लिए अपनेपन का चश्मा होना चाहिए, जो हर कोई नहीं पहनता है। इतना कहकर नेहा वहां से किचन में चली गई। करीब एक हफ्ते के बाद अनीता मुंबई के लिए निकली। घंटा भर भी नहीं हुआ था कि बबीता भी वहां से यह कहकर निकल गई कि उसके घर में भी बहुत सारे काम पड़े हैं, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह वहां रह गई तो कामिनी जी अपने छोटे मोटे काम तो अपनी बेटी से जरूर करवाएगी। तो बस फिर क्या था, बबीता ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और निकल गई। कुछ समय के बाद कामिनी जी की दूर की ननद, जो उनके पड़ोस में ही रहती थी, उनसे मिलने आई और बोली, क्या बात है कामिनी, बड़ी चमक रही हो। साफ सुथरी साड़ी, बालों में कंघी, और मेरे आने पर इतनी जल्दी चाय नाश्ता भी आ गया। लगता है नेहा बहू बहुत सेवा करती है तुम्हारी। हाँ जीजी, करती तो है, या फिर यह कहो करनी ही है। पेंशन है तो सब सेवा कर रहे हैं, वरना आज के ज़माने में कौन सी बहू अपने सास को पूछती है। रसोई में रात के खाने की तैयारी करती हुई नेहा के कानों में उन दोनों की बातें आ रही थी। उसकी आंखें भर आई और मन भारी हो गया, तो वह बाकी का काम छोड़कर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वह उन दोनों की आगे की बातें सुनना भी नहीं चाहती थी।
उसे मालूम था कि उसे अपनी निंदा ही सुननी पड़ेगी अपनी सास के मुंह से। उसे लग रहा था कि कहीं सास की कड़वी बातें सुनकर उसका मन इतना खराब ना हो जाए कि वह उनकी सेवा और सम्मान करना छोड़ दे। लाख कोशिश करने पर भी वह अपनी सास के कहे हुए शब्दों को भूल नहीं पा रही थी। नेहा का मन बहुत दुखी हुआ और वह अपनी बड़ी बहन नीलम को फोन करके बताने लगी, दीदी, मेरा मन मम्मी जी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। मन में इतनी उलझन हो रही है कि मैं क्या ही बोलूं। आपको मम्मी जी आखिर ऐसा क्या खर्च करती हैं हम पर? मैं और मेरे पति मानव ने आज तक उनसे ऐसा क्या करवा लिया जिससे मम्मी जी को लगता है कि हम उनके पेंशन की वजह से उनकी सेवा करते हैं? उसकी दीदी बोली, नेहा, अपने मन को दुखी मत कर। एक उम्र के बाद कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है। शायद उन्होंने अपने जीवन में वो प्यार और अपनापन नहीं पाया है जो तुम्हें मिल रहा है सब तरफ से, तो उनके मन की कड़वाहट शब्द बनकर निकलते हैं। तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और एक बात कहूँ, मैं बहन हूँ तो तू मुझसे कह रही है, पर इस बात को किसी और से मत कहना। हाँ, मानव जी से तो ये बात जरूर कह सकती है, क्योंकि उनसे ज्यादा अपना अब इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है। माता पिता के बाद एक पति ही तो होता है जो हमारे अच्छे बुरे का हमसे ज्यादा ध्यान रखता है। नेहा अपने विचारों को किसी छोर तक पहुंचाने की जगह उनमें और उलझती जा रही थी। शाम को जब मानव घर आए तो उससे रहा नहीं गया और उसने सास की कही बात उनको बताई और साथ में एक सवाल भी कर दिया, हम तो मम्मी जी से एक अठन्नी भी खर्च नहीं करवाते हैं। घर का सारा खर्च हम करते हैं, यहाँ तक कि उनकी पसंद के बिस्किट, चाय, दवाई और सर्फ साबुन और बाकी सब भी हम ही ला कर देते रहते हैं। वो तो साल में एक बार बैंक से अपनी पेंशन निकालती है और वह पैसे भी तब खर्च करती है जब बबीता दीदी और आपके छोटे भाई का परिवार यहाँ आता है। उनके बच्चों को तोहफे देना, उन्हें कपड़े देना, वो भी हम कर देते हैं। फिर भी अगर उन्हें कम लगता है तो ऊपर से वो दे देती है। हमारे बच्चों को तो वो उनके जन्मदिन पर हाथ में कुछ रुपए पकड़ा देती है। फिर भी मैं कभी शिकायत नहीं करती। मैं बस निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करती हूँ। फिर मेरी सेवा में उन्हें स्वार्थ कैसे नजर आ गया? अपनी बात पूरी करके नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। एक माँ को बेटे से बेहतर आखिर कौन जान सकता है? मानव ने नेहा को समझाते हुए कहा, नेहा, अपने मन को दुखी मत करो। माँ को लगता है कि तुम दूसरी घर की बहुओं की तरह ही हो और वह बूढ़ी हो गई है और बुढ़ापे में लोग बच्चों की तरह हो जाते हैं। वैसे भी जब बाबूजी सैलरी लाते थे तब भी वह उस पर अपना पूरा अधिकार समझती थी। अरे, यहाँ तक कि बाबूजी को भी चाय और पान खाने के लिए माँ पैसे निकाल कर देती थी और माँ की खुशी के लिए बाबूजी भी चुप रह जाते थे। अब भी यह घर तो माँ के नाम पर है, तो वह मालकिन है। मुझे लगता है वह बुआ के सामने बोलेंगी अपने धाक जमाने के लिए, वरना वह भी जानती है कि हम उनसे कुछ नहीं चाहते। हर बार की तरह मानव ने नेहा को समझा दिया और हर बार की तरह नेहा अपने फर्ज की बात समझकर शांत हो गई। उस दिन की बात आई गई हो गई। समय बीतता गया। न तो नेहा का स्वभाव बदला अपनी सास के लिए और न ही मानव का अपनी माँ के प्रति मान सम्मान ही कुछ कम हुआ। और कामिनी जी अपनी बहू के लिए उनका वही हमेशा की अपनी पेंशन के ठसक दिखाना और उसके कामों में बिना किसी गलती पर नुक्स निकालना, यही करती रहती। जब कभी नेहा उनके व्यवहार से दुखी हो जाती तो अपने पति मानव से अपने मन की बात कह लेती और अपने मन को हल्का कर लेती। मानव अक्सर उसे यही समझाता कि अरे, माँ की उम्र हो गई है, तुम यह सोचो ही मत कि माँ को पेंशन मिलती है। तुम तो बस इतना सोचो कि 2 बच्चों के साथ तुम एक बच्ची और संभाल रही हो, तुम्हें दुख नहीं होगा तब। समय के साथ साथ कामिनी जी अपनी पेंशन की वजह से बहू की नजरों में अपनी जगह छोटी करती जा रही थी। सही कहा है किसी ने, कभी कभी किसी की गलत बात पर कुछ ना बोलना बहुत घातक होता है। सामने वाला खुद को सही समझ लेता है और कभी कभार अपने हद पार कर जाता है। वही कामिनी जी ने भी किया। एक दिन खाने में थोड़ी देर क्या हो गई, कामिनी जी नेहा पर राशन पानी लेकर टूट पड़ी और शुरू कर दिया बड़बड़ाना। तब नेहा ने अपना पक्ष रखते हुए सिर्फ इतना कहा, मम्मी जी, रोज आपका सारा काम समय से हो जाता है, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़े धीरे धीरे काम हो रहा है मुझसे। जब से घर में आई हूँ तब से तो आपकी बराबर सेवा करी हूँ, पर आप मुझसे कभी खुश नहीं होती। और एक बात कहूँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है। अब मुझसे भी ज्यादा काम नहीं होते। मेरी भी कई स्वास्थ्य की परेशानियां बढ़ती जा रही है। आप कब तक मुझे नई नवेली दुल्हन समझकर अपनी इच्छा अनुसार चलाती रहेंगी?
आप कभी मेरी परेशानी क्यों नहीं समझती? मुझे भी बहुत दुख होता है। मैं तो हर पल बेटी बनने की कोशिश करती हूँ, पर आप कभी कुछ न बोलने वाली नेहा के मुंह से आज अपने दुख को व्यक्त करने की बात सुनकर कामिनी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उससे सहानुभूति जताना तो दूर, उन्होंने तुरंत ही फरमान सुनाया। सुनो बहू, मुझे ये मत सुनाओ कि तुम मेरी सेवा करती हो। अपनी सेवा रखो अपने पास। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अरे पैसे फूकूंगी तो कितने ही नौकर चाकर मिल जाएंगे और कोई भी मेरी सेवा करने को तैयार हो जाएगा। तुम समझती क्या हो? एक तुम ही अकेले नहीं हो, मेरे एक बेटा और बहू और भी है, और बेटी भी है। वो तो मैं अपने बनाए घर में रहना चाहती थी, वरना मेरा छोटा बेटा तो हमेशा ही मुझे अपने साथ चलने के लिए बोलता रहता है। बात करती है। कामिनी जी की बात पर नेहा की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे कि तभी अचानक मानव ने घर में प्रवेश किया। उसने सारी बातें सुनी और बोला, माँ ऐसा करो कि कुछ रोज के लिए तुम सुजीत के पास रहकर आ जाओ, थोड़ा सा तुम्हें भी चेंज हो जाएगा। वैसे भी आजकल नेहा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। वह भले आपसे कुछ कहती नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है, और इसी वजह से आपकी सेवा में उससे थोड़ी बहुत देर हो जाती है। और हाँ, आप वहाँ जाएंगी तो उन लोगों को भी तो पता चले कि कैसे आप मीठे बोलती हैं और आप कितने मीठे स्वभाव की हैं। मुझे लगता है कि उनको आपको देखकर अच्छा लगेगा और आपको भी कुछ दिनों का आराम मिल जाएगा। मैं अभी आपके टिकट कर ही देता हूँ। यहाँ नेहा भी एक काम वाली लगा लेगी, क्योंकि आपको तो इसका काम करने का तरीका पसंद ही नहीं, और आए दिन घर में मेहमान भी आते रहते हैं। वो भी आपकी वजह से ही आते हैं। फिर सारी परेशानी तो इसे झेलनी पड़ती है। इससे होता नहीं काम तो एक नौकरानी लगा ही लेता हूँ। हमेशा माँ की गलत बातों को अनसुना करने वाले मानव ने जब उनसे जाने की बात बोली, तो कामिनी जी तुरंत सुजीत को फोन लगाकर कहने लगी, सुजीत, अनीता बहुत दिनों से मुझे वहां बुला रही थी, तुम आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। अरे माँ, सांस तो ले लो एक बार। सुजीत बोला, एक बार मैं फरमान सुना देती हूँ। मैं क्या यहाँ खाली बैठा रहता हूँ? अब थोड़ा रुको, मैं अनीता से बात करके थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इतना कहकर उसने झट से फोन रख दिया, और फिर दोबारा फोन आया ही नहीं। जब कामिनी जी ने फोन लगाया तो ना तो अनीता ने उठाया और ना ही सुजीत ने, क्योंकि उनकी सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कौन सी बहू होती है जो सास की कड़वी बातों को सुनकर भी उन्हें अपना समझकर साथ रहती है? वो तो वही कर सकती है जिसके मन में कोई लालच ना हो और जिसकी नीयत पानी की तरह साफ हो। नेहा ने आगे बढ़कर कुछ बोलना चाहा तो मानव बोला, नहीं नेहा, आज माँ को फैसला ले ही लेने दो। उन्हें भी समझने दो कि हर बेटे बहू की नीयत खराब नहीं होती। हार कर कामिनी जी ने अपनी बेटी बबीता को भी फोन लगाया और बोली, बबीता, हम तुम्हारे पास कुछ समय के लिए रहने को आना चाहते हैं, तो बताओ कब आ रही हो अपनी माँ को लेने के लिए? तुम अगर नहीं आ पा रही हो तो दामाद जी को ही भेज दो। उन्हें भी तो मैंने कभी बेटे से कम नहीं समझा है। उधर से बबीता का हैरानी से भरा स्वर सुनाई दिया, माँ, आप हमारे यहाँ रहने आएंगी? पर आप तो कहती थी कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ बेटी, वो तो पुरानी बात हो गई। वैसे हम अभी भी कहेंगे, क्योंकि जब हम तुम्हारा अनाज पानी खाएंगे तो तुम्हें उसका पूरा पैसा देंगे। तुम मेरे खर्चे की चिंता मत करना। बबीता बोली, माँ, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। मेरी सास भी बहुत पुराने ख्यालों वाली है, और वे भी मेरे साथ हमारे घर में ही तो रहती है ना। आप भले ही यहाँ अपने पैसे खर्चा करके रहेंगी, पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मुझे माफ़ करना माँ, मैं आपको दुखाना नहीं चाहती, पर मैं आपको अपने पास नहीं रख सकती हूँ। आप ही सोचिए, नेहा भाभी की माँ को भी तो पेंशन मिलती है, पर वह तो कभी वहाँ आकर नहीं रहती। अगर वह वहाँ आकर रहने लगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, उल्टा आप नेहा भाभी का जीना मुश्किल कर देंगी। वैसे ही मेरी सास को आपका यहाँ रहना पसंद नहीं आएगा, और कहीं वह भी मेरा जीना मुश्किल न कर दे। अरे बेटी बबीता, सुन तो। माँ सुनो, फिर तो वो बात बात पर मुझे टोकेंगी। नहीं बाबा, माँ, आप वहीं रहो और मेरी बात को गलत मत समझना। मैं मजबूर हूँ, आप वहीं पर रहिए। मैं आपसे मिलने के लिए आती रहा करूँगी। इतना कहकर बबीता ने माँ की बात सुने बिना ही फ़ोन रख भी दिया। आज छोटे बेटे और बेटी की बात सुनकर कामिनी जी को एहसास हो गया कि वो कितने बड़े भ्रम में जी रही थी। उनका भ्रम का गोला फूट गया। उन्हें तो ये लग रहा था
कि वो एक फ़ोन करेंगी तो सुजीत दौड़ा दौड़ा उन्हें लेना आ जाएगा। चलो सुजीत ना आया तो बबीता तो आ ही जाएगी। आखिर उनके पास इतना पैसा है, वो किसी के ऊपर बोझ थोड़ी थी। पर कितनी गलत थी वो। आज इस बात का उन्हें पता चला कि पैसा देकर भी कोई किसी को अपने साथ नहीं रखता, और ऐसा व्यक्ति जिसकी सेवा भी करनी पड़े तब तो कोई नहीं रखे। मानव और नेहा को कभी उनसे पैसे का लालच नहीं था, क्योंकि मानव एक स्वावलंबी इंसान था, नेहा भी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। कभी भी कामिनी जी ने 1 रुपए की मदद उनको नहीं की थी, फिर भी वे दोनों उनकी कितनी सेवा करते थे। कामिनी जी कभी उनकी कदर नहीं करती थी, पर आज कामिनी जी का उनके पैसों का घमंड टूटकर चूर चूर हो गया। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों से गालों पर लुढ़क गए। ये देखकर नेहा लपक कर उनके पास चली आई और बोली, मम्मी जी आप रोइए मत ना, प्लीज, मुझे बहुत पाप लगेगा। अगर आज फिर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आप तो इनकी आदत जानती है मम्मी जी, ऑफिस के काम के बोझ के तले बहुत परेशान रहते हैं आजकल। शायद हो सकता है उसी वजह से आपको 2 बातें सुना दी हो इन्होंने। तो आपके बेटे ही हैं, इनकी गलती के लिए आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वो अपने बच्चों की भूल को सदा दरकिनार कर देते हैं। घर में बूढ़े बुजुर्ग एक बरगद की छाया की तरह होते हैं मम्मी जी, उनके नीचे उनके बच्चे फलते फूलते। नेहा का यह प्रेम भरा व्यवहार देखकर कामिनी जी सोचने लगी, मैं हमेशा इस पर हुक्म चलाती थी, इसके सामने अपनी छोटी बहू और बेटी की कितनी तारीफें करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास पैसा है, ये घर मेरा है, इसलिए ये मेरी सेवा करती है। पर आज पता चला कि पैसों की वजह से तो कोई किसी की सेवा नहीं कर रहा है। अगर कोई किसी की सेवा करता है तो उसके संस्कार और उसका मन निश्चल होता है, जो मेरी बड़ी बहू का है। कामिनी जी अपने दोनों हाथों से नेहा का चेहरा पकड़कर बोली, बहू तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, उसी की वजह से आज मैं इतनी शान से जी रही हूँ। अब से मैं तुम्हें कुछ ना कहूँगी बहू, और ये भी बता देती हूँ कि मैं अपने अब तक के बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ बहू। नेहा अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शर्मिंदा सी हो गई, उसकी आंखें भीग गईं। फिर वह अपने सास का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मम्मी जी आप मेरी माँ के समान ही हैं, आप मुझसे माफ़ी मांगेंगी तो मेरे माता पिता भी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। जितना अधिकार मेरे माता पिता का मुझ पर है, उतना ही अधिकार आपका भी है। पुरानी बातों पर मिट्टी डाली है। आपका भविष्य को लेकर डर मैं समझती हूँ। आज के ज़माने में बहुत से माता पिता को उनकी बेटा बहू से तकलीफ मिलती है, पर ज़रूरी नहीं मम्मी जी कि हर बेटे बहू की नीयत खराब ही हो। अपने संस्कारों पर भरोसा रखिए। अब आप दोनों बातें कीजिए और मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर नेहा वहां से चली गई। मानव ने अपनी माँ के पास आकर उनसे कड़ी बात कहने के लिए क्षमा मांगी तो कामिनी जी ने उसे भी गले से लगा लिया और बोली, बेटा गलती मेरी ही है। सच कहा है किसी ने, कभी कभी कुछ बातें अपने बच्चों से भी सीखनी चाहिए। और हाँ बेटा, ये भी बात सही है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आज उन ढोलों के पास जाने की सोची तो मालूम पड़ गया कि कैसी बेढंगी आवाज है उनकी। पैसे का अहंकार रिश्तों में दूरी ला देता है और अपने ही बच्चों को पहचानने की शक्ति कई बार माँ बाप से छीन भी लेता है। चलो बेटा, देर से ही सही पर मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि मेरे बेटे बहू दुनिया के सबसे अच्छे बेटे बहू है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी दूर के ढोल। कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।